मेरा नाम आदित्य है और मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे जीवन की सबसे भयानक रात के बारे में है। राजस्थान के उस सुनसान गांव में जो कुछ हुआ उसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। वो अक्टूबर की ठंडी रात थी जब हम तीनों दोस्त देवलपुर गांव की उस भूतिया हवेली में घुसे थे, जिसके बारे में पूरे इलाके में कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है जो अपने बच्चे को ढूंढती रहती है, और जो भी उस हवेली में रात को जाता है वो वापस नहीं आता। लेकिन हम युवा थे, जो उससे भरे हुए थे, और हमें लगता था कि ये सब बकवास है। हमने सोचा था कि हम अपने YouTube चैनल के लिए एक ढांसू वीडियो बनाएंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि हम किस मुसीबत को दावत दे रहे हैं। हम तीनों शाम को ही देवलपुर पहुंच गए थे। मैं, मेरी छोटी बहन प्रिया और मेरा सबसे अच्छा दोस्त राजेश। हमारे पास कैमरा, टॉर्च और थोड़ा सा खाना था। गांव के लोगों ने जब सुना कि हम उस हवेली में जाने वाले हैं तो सबके चेहरे पीले पड़ गए। एक बुजुर्ग महिला कमला देवी हमारे पास आई और बोली, बच्चों वहां मत जाओ, उस हवेली में रानी साहिबा की आत्मा रहती है। 50 साल पहले उनके छोटे बेटे को कोई चुरा ले गया था और वो पागल हो गई थी। एक दिन वो हवेली की छत से कूद कर मर गई। तब से उनकी रूह वहां भटकती है और अपने बच्चे को ढूंढती रहती है। जो भी वहां जाता है, रानी साहिबा उसे अपना बच्चा समझ लेती हैं और फिर उसे कभी जाने नहीं देती। हमने उनकी बात को अंधविश्वास समझकर टाल दिया और हंसते हुए आगे बढ़ गए, लेकिन उनकी आवाज में जो डर था वो मेरे मन में कहीं बैठ गया था। हवेली गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर थी। रास्ता संकरा और कांटेदार झाड़ियों से भरा हुआ था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे अंधेरा घना होता जा रहा था। आसमान में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी जो सीधे हड्डियों तक को ठंडा कर देती थी। प्रिया ने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, भैया मुझे डर लग रहा है, क्या हमें वापस चलना चाहिए? मैंने हिम्मत दिखाते हुए कहा, अरे नहीं, हम इतनी दूर आ गए हैं, अब तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन सच कहूं तो मुझे भी डर लग रहा था। राजेश भी चुप था और बस आगे चला जा रहा था। उसके चेहरे पर भी तनाव साफ दिख रहा था। जब हम हवेली के सामने पहुंचे तो मैं अपनी जगह पर खड़ा रह गया। वो इमारत विशाल थी, लेकिन बिल्कुल खंडहर की तरह दिख रही थी। पुराने राजस्थानी स्थापत्य शैली में बनी इस हवेली की दीवारें टूट चुकी थी, खिड़कियां बिना शीशों की थी और दरवाजा आधा टूटा हुआ था। चारों तरफ जंगली पौधे उगाए थे और हवेली पर सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे समय यहां रुक गया हो। हवेली के मुख्य द्वार पर एक पुराना बोर्ड लगा था जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, रानी महल। हमने एक दूसरे को देखा और फिर धीरे धीरे अंदर कदम रखा। दरवाजा खोलते ही चरमराहट की आवाज आई जो सन्नाटे में और भी डरावनी लग रही थी। अंदर का नजारा और भी भयानक था। दीवारों पर काली फफूंदी लगी हुई थी, छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और फर्श पर मिट्टी और पत्तियों की मोटी परत जमी हुई थी। हमने अपनी टॉर्च जलाई और चारों तरफ देखा। हवेली के मुख्य हॉल में एक बड़ी सीढ़ी थी जो ऊपर की मंजिलों की तरफ जाती थी। दीवारों पर पुराने राजा महाराजाओं की तस्वीरें लगी थीं जो अब धूल और गंदगी से ढकी हुई थी। राजेश ने कैमरा चालू किया और बोला, दोस्तों, हम अभी राजस्थान की सबसे डरावनी हवेली में हैं। चलो देखते हैं कि यहाँ सच में कुछ है या नहीं। उसकी आवाज में हंसी थी, लेकिन मैं देख सकता था कि वो भी नर्वस था। हमने पहले निचली मंजिल को एक्सप्लोर करना शुरू किया। कमरे के बाद कमरा, सब खाली और वीरान थे। कुछ कमरों में पुराने फर्नीचर के अवशेष पड़े थे, टूटी हुई कुर्सियां, धूल से भरी अलमारियां और फटे हुए पर्दे। हम जब तीसरे कमरे में पहुंचे तो वहां की दीवार पर खून जैसा कुछ लगा हुआ था। प्रिया चीख पड़ी, ये क्या है? मैंने नजदीक जाकर देखा तो पता चला कि वो सिर्फ जंग था, लेकिन उस अंधेरे में वो खून जैसा ही दिख रहा था। हमने थोड़ी राहत की सांस ली और आगे बढ़े। अचानक हमें ऊपर से एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। हम तीनों एक दूसरे को देखने लगे। तुमने सुना? राजेश ने फुसफुसाते हुए पूछा। हाँ, लगता है ऊपर से आ रही है, मैंने कहा। प्रिया ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। भैया चलो यहां से चलते हैं, प्लीज। लेकिन अब हमारी जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। हम धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़े। सीढ़ियां लकड़ी की थीं और हर कदम पर चरमराती थी। हर आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। जैसे ही हम पहली मंजिल पर पहुंचे, हवा का तेज झोंका आया और हमारी एक टॉर्च बुझ गई। हम अब सिर्फ 2 टॉर्च से काम चला रहे थे। ऊपर का हॉल नीचे से भी बड़ा था। यहाँ की खिड़कियों से चांदनी आ रही थी जो एक अजीब सी चमक पैदा कर रही थी। दीवारों पर बड़े बड़े दर्पण लगे हुए थे जिनमें हमारी परछाइयां डरावनी लग रही थी। राजेश ने अपना कैमरा चारों तरफ घुमाया और बोला, यार ये जगह तो सच में क्रीपी है। हमने एक एक करके ऊपर के कमरे चेक करने शुरू किए। पहला कमरा एक पुराना बेडरूम था जिसमें एक बड़ा बिस्तर पड़ा था। चादरें फटी हुई थीं और गद्दे से रुई बाहर निकल रही थी। दूसरा कमरा एक स्टडी रूम जैसा था जिसमें किताबों की अलमारियां थीं, हालांकि ज्यादातर किताबें गल चुकी थीं या चूहों ने खा ली थीं। तीसरे कमरे के दरवाजे पर एक अजीब सा निशान था, जैसे खून से कोई हाथ का निशान बना हो।
प्रिया ने फिर से मेरा हाथ खींचा और बोली, भैया मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। लेकिन राजेश ने दरवाज़ा खोल दिया। अंदर एक बच्चे का कमरा था। दीवारों पर कार्टून के पुराने पोस्टर लगे थे। एक कोने में खिलौनों का टूटा हुआ ढेर था और बीच में एक छोटा सा पलंग था। कमरे में एक अजीब सी महक थी, जैसे किसी चीज़ के सड़ने की। हमने वहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं समझा और बाहर निकल आए। लेकिन जैसे ही हम बाहर आए, हमें फिर से वो रोने की आवाज़ सुनाई दी, इस बार और भी साफ और नज़दीक से। मेरा बेटा कहाँ है? एक औरत की आवाज़ थी जो दर्द और तड़प से भरी हुई थी। हम तीनों सांस रोककर खड़े हो गए। राजेश का कैमरा उसके हाथ से कांपने लगा था। कौन है वहाँ? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, बस वो रोने की आवाज़ जारी थी। अचानक हॉल के आखिरी छोर पर एक सफ़ेद साया दिखाई दिया। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। मेरे पूरे शरीर में कंपन दौड़ गई। वो एक औरत की शक्ल थी, सफ़ेद साड़ी में, लंबे बाल खुले हुए और चेहरा बिल्कुल धुंधला था, जैसे किसी धुएं से बना हो। प्रिया जोर से चीखी और हम तीनों दौड़ने लगे। हम सीढ़ियों की तरफ भागे, लेकिन अचानक सीढ़ियों का रास्ता बंद दिखाई देने लगा, जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। हमने पीछे मुड़कर देखा तो वो साया अब और नज़दीक आ चुका था। उसके हाथ हमारी तरफ बढ़े हुए थे और वो लगातार बोल रही थी, मेरा बेटा, तुम मेरे बेटे हो, मुझे छोड़कर मत जाओ। राजेश ने एक दूसरा रास्ता देखा और हम उस तरफ भागे। वहाँ एक पुरानी बालकनी थी जो टूटी हुई थी। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। वो साया अब बिल्कुल हमारे पास था। मैं उसका चेहरा साफ देख सकता था। वो बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दर्द और पागलपन था। उसके आंसू खून की तरह लाल थे। वो बोली, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम मेरे बच्चे हो, मेरे पास रहो। प्रिया बेहोश होने वाली थी। मैंने अपनी जेब से वो तावीज़ निकाला जो कमला देवी ने जाने से पहले ज़बरदस्ती मुझे दिया था और कहा था, अगर मुसीबत हो तो इसे सामने करना और हनुमान चालीसा पढ़ना। मैंने कांपते हाथों से तावीज़ को उसके सामने किया और हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन मैं पढ़ता रहा। वो साया एक सेकंड के लिए रुकी और फिर जोर से चीखी। इतनी तेज चीख कि हमारे कान फटने लगे। पूरी हवेली हिलने लगी, दीवारों से प्लास्टर गिरने लगा और खिड़कियां टूटने लगी। राजेश चिल्लाया, भागो! हमने उस टूटी हुई बालकनी से नीचे की तरफ देखा। नीचे झाड़ियां थीं। हमारे पास कोई चारा नहीं था। मैंने प्रिया और राजेश का हाथ पकड़ा और हम तीनों कूद गए। गिरते हुए वो कुछ सेकंड हमें घंटों की तरह लगे। हम झाड़ियों में गिरे, जिससे थोड़ा बहुत बचाव हो गया, हालांकि हमें कई जगह चोटें लगी। हम उठे और बिना पीछे मुड़े गांव की तरफ भागने लगे। पीछे से अब भी वो चीखने की आवाज आ रही थी, वापस आओ मेरे बच्चे, मुझे अकेला मत छोड़ो। हम लगातार भागते रहे, रास्ते की कोई परवाह नहीं की, बस भागते रहे। कांटे चुभ रहे थे, पैर में मोच आ गई थी, लेकिन हम रुके नहीं। करीब आधे घंटे बाद हम गांव की बाहरी सीमा पर पहुंचे। वहां कुछ लोग मशाले लेकर खड़े थे। कमला देवी भी उनमें थी। उन्होंने हमें देखा तो दौड़ कर आई। बच गए तुम लोग, भगवान का शुक्र है। हम तीनों हाफ रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे। कमला देवी ने हमें पानी पिलाया और बैठाया। थोड़ी देर बाद जब हम थोड़े नॉर्मल हुए तो मैंने पूछा, वो कौन थी? सच में रानी साहिबा की आत्मा थी? कमला देवी ने गंभीरता से कहा, हाँ बेटा, रानी मोहिनी देवी 50 साल पहले अपने 6 साल के बेटे कुंवर रणवीर सिंह को खो दिया था। उसे किसी ने चुरा लिया था या मार दिया था, ये कभी पता नहीं चला। रानी साहिबा पागल हो गईं और दिन रात अपने बेटे को ढूंढती रहती थी। एक दिन उन्होंने हवेली की छत से कूदकर जान दे दी। तब से उनकी आत्मा वहां भटकती है और जो भी युवा लड़का वहां जाता है वो उसे अपना बेटा समझ लेती हैं और उसे वहां रोक लेती हैं। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। तो जो लोग वहां गए और नहीं लौटे? राजेश ने अधूरा सवाल पूछा। कमला देवी ने सिर हिलाया। हाँ, वो सब अब भी वहीं हैं। उनकी आत्माएं उस हवेली में कैद हैं। रानी साहिबा उन्हें अपने बच्चे समझकर वहां रखती हैं। प्रिया रोने लगी। मैंने उसे गले लगाया। हम तीनों की किस्मत अच्छी थी कि हम बच गए। कमला देवी ने बताया कि वो ताबीज उनके पिता ने दिया था, जो एक तांत्रिक थे। उसमें बहुत शक्ति थी और उसी की वजह से हम बच पाए। हमने उस रात गांव में ही एक धर्मशाला में रुके। नींद तो आई नहीं, पूरी रात हम जागते रहे। बार बार वो चीखें, वो चेहरा और वो आवाज याद आती रही। अगली सुबह हम जल्दी से जल्दी वहां से निकल पड़े। जाते वक्त कमला देवी ने कहा, बेटा, दुनिया में बहुत कुछ है जो हम नहीं समझ सकते। कुछ चीजें सच में होती हैं। अब तुम लोग समझ गए होगे। अपने दोस्तों को भी बताना कि उस हवेली के पास न भटकें। हमने उन्हें धन्यवाद दिया और वापस अपने शहर लौट आए। राजेश का कैमरा हवेली में ही गिर गया था, तो हमारे पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन हमें सबूत की जरूरत नहीं थी। हम जानते थे कि हमने क्या देखा था।
उसके बाद से कई हफ्ते मुझे ठीक से नींद नहीं आई। हर रात वो सपने आते, वो चीखें सुनाई देती। प्रिया को तो मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ा, क्योंकि उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया था। आज कई महीने बीत चुके हैं उस घटना को, लेकिन वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने अपने जीवन में मौत को इतने करीब से देखा। अब मुझे पता है कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में नहीं होते, वो असल में भी होते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि वो सिर्फ डराते नहीं, वो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। मैं अब किसी को भी उन जगहों पर जाने की सलाह नहीं देता जहां इस तरह की कहानियां जुड़ी हों। मैंने सीखा कि कुछ रहस्य ही रहने दीजिए, उन्हें खोलने की कोशिश मत कीजिए। देवलपुर की उस हवेली में आज भी रानी मोहिनी देवी की आत्मा अपने बेटे को ढूंढती रहती है। गांव वाले अब उस तरफ कभी नहीं जाते। हवेली को पूरी तरह छोड़ दिया गया है और सरकार ने वहां जाने पर पाबंदी लगा दी है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि उस रात अगर कमला देवी ने वो तावीज नहीं दिया होता तो क्या होता? क्या हम भी उस हवेली में हमेशा के लिए कैद हो जाते? क्या हमारी आत्माएं भी रानी साहिबा के बच्चे बन जाती? इस सवाल का जवाब मुझे कभी नहीं मिलेगा और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कभी मिले भी नहीं। राजेश अब किसी भूतिया जगह के बारे में बात भी नहीं करता। हम तीनों ने उस रात के बाद अपनी YouTube चैनल बंद कर दी। कुछ चीजें व्यूज और लाइक्स से ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और जीवन उनमें से एक है। मैं आज भी कभी कभी रात में जागता हूं और मुझे लगता है कि मैं उस आवाज को सुन रहा हूं, मेरा बेटा कहाँ हो तुम? और फिर मैं अपने कमरे की सभी बत्तियां जला देता हूं और सुबह होने का इंतजार करता हूं। मैं जानता हूं कि लोग मेरी इस कहानी पर यकीन नहीं करेंगे। कुछ कहेंगे कि हमने सब कुछ इमेजिन किया था, कुछ कहेंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूं कि मैंने क्या देखा, क्या महसूस किया, और अगर मेरी ये कहानी किसी एक इंसान को भी ऐसी जगहों पर जाने से रोक दे तो मैं अपना काम सफल मानूंगा। भूत प्रेत आत्माएं, इन सब में विश्वास करना या ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन अगर कभी आपको राजस्थान के देवलपुर गांव में जाने का मौका मिले तो उस पुरानी हवेली से दूर ही रहिएगा, क्योंकि रानी मोहिनी देवी आज भी वहां अपने बेटे का इंतजार कर रही हैं और वो किसी भी युवा को अपना बेटा समझ सकती हैं। यही है मेरी कहानी, जो मैंने अपनी आंखों से देखा और अनुभव किया। मैं आज भी उस रात को याद करके कांप जाता हूं। हर साल अक्टूबर के महीने में जब ठंडी हवा चलती है, मुझे वो रात याद आती है और मैं शुक्रगुजार होता हूं कि मैं आज यहां हूं, जिंदा हूं, अपने परिवार के साथ हूं। कभी कभी रात में जब बारिश होती है और बिजली कड़कती है तो मुझे लगता है कि शायद रानी साहिबा फिर से अपने बेटे को पुकार रही हैं। मैं खिड़की से बाहर देखता हूं और सोचता हूं कि कितनी आत्माएं इस दुनिया में अपने प्रियजनों को ढूंढते हुए भटक रही होंगी। उस घटना के 6 महीने बाद मुझे अखबार में एक खबर पढ़ने को मिली कि देवलपुर की उस हवेली को तोड़ने का सरकार ने फैसला लिया है। राजस्थान सरकार ने कहा कि वो जगह खतरनाक है और लोगों की सुरक्षा के लिए उसे ध्वस्त करना जरूरी है। लेकिन जब वर्कर्स वहां पहुंचे तो कोई भी उस हवेली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। कई वर्कर्स ने बताया कि उन्हें अंदर से रोने की आवाजें सुनाई देती हैं और एक सफेद साया दिखाई देता है। आखिरकार सरकार को वो प्लान छोड़ना पड़ा और उस हवेली के चारों तरफ बड़ी दीवार खड़ी करवा दी गई ताकि कोई अंदर न जा सके। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि रात में उस दीवार के पीछे से चीखने और रोने की आवाजें आती हैं। मैंने एक बार कमला देवी से पूछा था कि क्या रानी साहिबा की आत्मा को शांति नहीं मिल सकती? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे उन्हें मुक्ति मिल जाए? कमला देवी ने बड़े दुख के साथ कहा था, बेटा, एक माँ का दर्द सबसे गहरा होता है। जब तक उन्हें अपने बेटे का पता नहीं चलेगा, जब तक उन्हें यह नहीं पता चलेगा कि उनके बेटे का क्या हुआ, तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वो बंधी हुई हैं अपने दर्द में, अपने प्यार में, और ये बंधन इतना मजबूत है कि कोई तंत्र मंत्र भी उसे तोड़ नहीं सकता। उनकी बात सुनकर मुझे रानी साहिबा पर दया आई, लेकिन साथ ही डर भी लगा। प्रिया अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। हालांकि वो अब भी अंधेरे से डरती है और अकेले कमरे में सोने से कतराती है। राजेश ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली है और अब वो किसी से भी उस रात के बारे में बात नहीं करता। लेकिन मैं जानता हूं कि हम तीनों के दिलों में वो डर आज भी जिंदा है। कभी कभी हम तीनों मिलते हैं और बिना कुछ कहे एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और समझ जाते हैं कि हम सब वही सोच रहे हैं, उस रात को, उस हवेली को और रानी साहिबा को। मैंने अपनी इस कहानी को यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग जान सकें कि दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो विज्ञान से परे हैं। कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें सुलझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और कुछ जगहें ऐसी हैं जहां इंसान को नहीं जाना चाहिए, चाहे कितनी भी जिज्ञासा क्यों ना हो। मेरी सलाह है कि अगर आपको कभी ऐसी कोई जगह के बारे में पता चले जहां अलौकिक घटनाएं होती हों, तो वहां से दूर ही रहें। अपनी जान को खतरे में मत डालें, क्योंकि मौत से भी बदतर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमेशा के लिए किसी अंधेरी जगह में कैद हो जाना या किसी आत्मा का गुलाम बन जाना।
आज जब भी मैं राजस्थान का नाम सुनता हूँ मुझे वो रात याद आ जाती है। राजस्थान की खूबसूरती, वहाँ का इतिहास, वहाँ के महल और किले, सब कुछ अद्भुत है। लेकिन उस राज्य में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ अतीत की आत्माएं अभी भी विचरती हैं। देवलपुर की वो हवेली उनमें से एक है। और अगर आप कभी राजस्थान घूमने जाएं तो खूबसूरत जगहों का लुत्फ उठाइए, लेकिन उन जगहों से दूर रहिए जहां अंधेरा और मौत का साया हो, क्योंकि कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो जीवन भर के लिए आपको बदल देते हैं, और वो बदलाव हमेशा अच्छे के लिए नहीं होता। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर कभी आपको रात में किसी सुनसान जगह पर किसी औरत की रोने की आवाज़ सुनाई दे और वो पुकारे, मेरा बेटा कहाँ हो तुम, तो भगवान के लिए वहाँ से भाग जाइए। पीछे मुड़कर मत देखिए, रुकिए मत, बस भागते रहिए, क्योंकि हो सकता है वो रानी मोहिनी देवी हो, अपने खोए हुए बेटे को ढूंढती हुई। और अगर एक बार उन्होंने आपको पकड़ लिया तो फिर आप कभी वापस नहीं आ सकेंगे। यही है मेरी कहानी का अंत, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये किसी और की कहानी की शुरुआत ना बने।